बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 3 के साथ चैप्टर नंबर 14 का हम टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ही होता है। फ्लक्स का मतलब होता है बहाव, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बहाव। तो डिफ़ाइन हम इसको इस तरह करते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेक्टर एरिया ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यह स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी और वेक्टर एरिया के दरमियान। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी सर्टेन एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद को हम उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जितनी ज़्यादा, फर्ज करें ये एक एरिया है, इसमें से गुजरने वाली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो जितना ज़्यादा लाइनें पास करेंगी मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा, जितनी कम लाइनें पास करेंगी उतना फ्लक्स कम। जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें ये सरफेस एरिया है, इसमें एक लाइन गुजरी मैग्नेटिक फ्लक्स कम, अगर इसमें से 2 लाइनें गुजरेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, अगर 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास करेंगी उतना मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। अच्छा, इसमें हम ये कह रहे हैं, फ़र्ज़ करें ये एक एरिया है, सरफेस एरिया, और इसका वेक्टर एरिया जो है वो इस तरफ शो किया है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, हमें ये सरफेस एरिया की वैल्यू पता होनी चाहिए, और हमें वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल पता होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें पता हैं तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर एरिया क्या होता है, हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था। वेक्टर एरिया एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी सरफेस के नॉर्मल होता है, 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है किसी सरफेस के साथ, और इस वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड इस सरफेस के एरिया की मैग्नीट्यूड के बराबर होती है और डायरेक्शन नॉर्मल होती है। फर्ज करें अगर इस सरफेस का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। अगर इसका एरिया जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस सरफेस का एरिया, तो इसके वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। जितना इस सरफेस का एरिया होगा उतना ही वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड होगी, और उसकी डायरेक्शन इस सरफेस के साथ नॉर्मल होगी, जिस तरह मैंने यहाँ पे शो किया। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सरफेस एंड डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। 12 चैप्टर में भी पढ़ा था। अब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, जब सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ा हो। जिस तरह ये हाथ का मेरा ये सरफेस एरिया इन फर्ज करें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनके परपेंडिकुलर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगी और मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कहलाएगा। तो ये हमने कहा, इफ़ सरफेस एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। और थीटा क्या होगा, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल 0 डिग्री बनेगा, और cos 0 के ऊपर 1 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा बी ए cos 0 पे 1, हमने जस्ट 5b इज इक्वल टू बी ए लिख देंगे। जिस तरह फर्ज करें ये मेरी हाथ की ये सरफेस है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया के तो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन अगर मैं इसका वेक्टर एरिया भी शो करूं, ये मार्कर इसका वेक्टर एरिया शो कर रहा है मेरी हाथ की सरफेस के ऊपर, ये वेक्टर एरिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के तो परपेंडिकुलर हैं लेकिन इस वेक्टर एरिया के पैरेलल हैं, जिस वजह से एंगल 0 बन जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पर 0 एंगल शो किया, तो लिखा 5b इज इक्वल टू बी ए cos 0, और cos 0 पे 1, और हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम आ जाएगा। मिनिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम फ्लक्स तब होगा जब सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो और वेक्टर एरिया के साथ एंगल 90 डिग्रीज का बने। जिस तरह ये है, ये मेरा हाथ है और ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से गुजर रही हैं, तो पैरेलल हैं। अब सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पैरेलल हैं, लेकिन वेक्टर एरिया अगर देखूं तो मेरे इस हाथ की सरफेस का वेक्टर एरिया इस तरह है, ये वेक्टर एरिया है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, तो इनका एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्रीज का। तो हमने यही लिखा, इफ़ सरफेस एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 0।
मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि सारी की सारी ये रेड कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इस सरफेस एरिया के ऊपर से गुजर जाएंगी, कोई भी इस एरिया के अंदर से पास नहीं करेगी। और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस वेक्टर एरिया के साथ एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्रीज बनेगा। जब एंगल 90 डिग्रीज बनेगा तो हम लिखेंगे cos 90 पे क्या होता है? 0। तो cos 90 पे 0 लिखा। 0 इस बी ए को भी मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा और हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कोई भी फील्ड लाइंस इसमें से पास नहीं करेगी। अच्छा, अगर कर्व सरफेस हो, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, तो उसमें हम क्या करते हैं? इफ अ कर्व सरफेस प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन कर्व सरफेस इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ फ्लैट सरफेस एलिमेंट्स। अगर एक कर्व सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए जो कि नॉन यूनिफॉर्म हो, तो हम कर्व सरफेस को छोटे छोटे फ्लैट पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं और हर पैच का अलहदा से मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करते हैं और फिर सारे टुकड़ों के फ्लक्स जो हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो चूँकि फ्लक्स बी ए के बराबर होता है तो हमने लिखा सिग्मा बी डेल्टा डॉट डेल्टा ए। डेल्टा ए क्यों लिखा? क्योंकि टुकड़े जो हैं वो छोटे छोटे हैं। तो सारे टुकड़ों का फ्लक्स जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुने। अगर हमारे पास एक कर्व सरफेस हो और उस कर्व सरफेस को के अंदर से हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे? हम उस कर्व सरफेस के छोटे छोटे फ्लैट टुकड़े करेंगे, जिस तरह फुटबॉल के छोटे छोटे पैचेस नहीं होते, इस तरह के। और वो फ्लैट पैचेस में से हर पैच का अलहदा अलहदा फ्लक्स फाइंड करेंगे और सारे टुकड़ों का अलहदा अलहदा जो फ्लक्स है उसको हम सम अप कर लेंगे। ये सिग्मा बी डॉट डेल्टा आ गया। तो हमारे पास इस तरह से टोटल फ्लक्स आ जाएगा पूरी सरफेस का, कर्व सरफेस का। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया विच इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया विच इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या है? फाई बी इज इक्वल टू बी ए, और ये ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा फाई बी ओवर ए। फाई बी ओवर ए आ गया। फाई बी की जगह पर हम वेबर लिखेंगे और एरिया की जगह पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट आ गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका दूसरा यूनिट है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। इसका तीसरा यूनिट टेस्ला है और इसका चौथा यूनिट गाज है। एक टेस्ला 10⁴ गाज के बराबर होता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ इधर से, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया विच इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो एम्पेयर्स लॉ है। एम्पेयर्स लॉ क्या होता है? हमने कहा एम्पेयर्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एट एनी पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लिखना था, एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एम्पेयर्स लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। तो गाज़ेस लॉ के ज़रिए से मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं। और एम्पेयर्स लॉ के ज़रिए से हम मुख्तलिफ जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर्स या मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, करंट की कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर हमने ये दिखाया है, फ़र्ज़ करें ये एक कार्डबोर्ड है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसमें से ये एक तार पास कर रही है और इस वायर में से करंट आई पास कर रहा है और इस करंट की वजह से इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें करंट इस रेड कलर की डायरेक्शन में जा रहा है जैसा कि दिखाया गया है, तो हम इस वायर को दाएं हाथ में इस तरह से पकड़ेंगे कि हमारे दाएं हाथ का अंगूठा करंट की डायरेक्शन में होगा और ये कर्लिंग फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। यही यहाँ पर सामने दिखाया गया डायग्राम में, यहाँ पर देखें करंट अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज दिखाई गई है।
और हम ये r डिस्टेंस के ऊपर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना हो, सबसे पहले तो उस पॉइंट में से गुजरती हुई एक क्लोज एम्पेरियन लूप ड्रॉ करनी होती है हमें। ये ड्रॉ कर ली, सर्कल की फॉर्म में। अब इस लूप के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, फ्लैट टुकड़े। पहले टुकड़े की लेंथ डेल L1 है, दूसरे टुकड़े की लेंथ डेल L2, तीसरे की डेल L3, चौथे की डेल L4, फिर डेल L5 अप टू सो ऑन, आखिरी वाले की डेल LN जो है वो लेंथ है। अब हर टुकड़े में मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रेड कलर से शो किया, फर्ज करें ब्लैक कलर से शो किया, और ये जो पाथ एलिमेंट्स हैं इनको मैंने रेड कलर से शो किया। दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट पे टेंजेंट टू दिस लूप है और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट टू द लूप है। टेंजेंट ऐसी स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जो किसी सर्कल या कर्व सरफेस के एक पॉइंट से पास कर जाए, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर इस जगह पर देखें, डेल L की डायरेक्शन रेड कलर से शो की है, वो भी इस तरफ है, और B की डायरेक्शन ब्लैक कलर से शो की है, वो भी सेम डायरेक्शन। तो B और डेल्टा L1 दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल 0 बनेगा। इस पॉइंट पे डेल L2 की डायरेक्शन भी इस तरफ हो गई और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ हो गई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर है। तो यहाँ पर भी एंगल 0, इस तरफ भी एंगल 0। तो खैर हमने इसकी स्टेटमेंट ये लिखी है। स्टेटमेंट से तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। द सम ऑफ B डॉट डेल्टा L क्वांटिटीज फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स इन विच द कंप्लीट लूप हैज बीन डिवाइडेड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। वो कह रहा है ये सारे B डॉट डेल्टा L क्वांटिटीज ले लें, इस टुकड़े की भी B डॉट डेल्टा L ले लें, इसकी भी B डॉट डेल्टा L ले लें, इसकी भी B डॉट डेल्टा L ले लें, इसकी भी B डॉट डेल्टा L। The sum of B dot delta L quantities for all path elements in which the complete loop has been divided is equal to mu naught times the total current enclosed by the loop। जो कह रहा है कि सारी B dot delta L quantities का सम वो बराबर होगा mu naught times of the total current enclosed by the loop। enclosed by the loop से मुराद वो टोटल करंट जो इस लूप में से गुजरा, यानी तार में से गुजरने वाला सारा करंट। अब इसको हम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पर ये r आ गया। अगर आप r की वैल्यू 1 लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा B डॉट डेल्टा L 1। अगर आप r की वैल्यू 2 लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर r की वैल्यू 3 लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास B डॉट डेल्टा L 3 आ जाएगा। समीशन की वजह से प्लस आता रहेगा। ये सारी B डॉट डेल्टा L क्वांटिटीज हैं, इनको सम किया तो ये बराबर है म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय करंट। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है और करंट वो है जो इस लूप में से गुजर रहा है, यानी जो इस वायर में से गुजर रहा है। स्टूडेंट्स, आपको अभी तक ये स्टेटमेंट सही तरह समझ नहीं आ रही होगी। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगा, फिर उससे इंशाल्लाह आपको सही समझ आ जाएगी। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना आपने। वगैरह here mu naught is a constant of proportionality and called permeability of free space। क्या है, क्या रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। तो अभी देखते हैं कि एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, उससे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो मैं इसका ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा, इसकी परसेंटेज थोड़ी डिक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि हमें ज़्यादा इसका हिस्सा नज़र आ जाए। जी, ये देखिएगा, ये हमने लूप के n पाथ एलिमेंट्स लिए, यानी इसके n टुकड़े किए। हर टुकड़े की लेंथ पहले की डेल L1 है, दूसरे की डेल L2, तीसरे की डेल L3, चौथे की डेल L4, और इन टुकड़ों की लेंथ की जो डायरेक्शन दी है हमने एंटी क्लॉकवाइज दी है। ये ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने इसकी जगह पर B डॉट डेल्टा L1 इसको हमने एक्सपेंड किया। डॉट प्रोडक्ट को खोलें तो कॉस थीटा आता है, तो हमने लिखा B डेल L1 कॉस थीटा। थीटा की जगह पर 0 क्यों लिखा, यहाँ पर मैं शो कर चुका हूँ कि B और डेल L1 दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 बनेगा। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है और डेल L2 की डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो इधर भी एंगल 0 बनेगा, इधर भी 0, सब में एंगल 0 बनेगा। तो दूसरे टुकड़े को एक्सपेंड किया तो वो आ गया B डेल L2 cos 0, तीसरे में B डेल L3 cos 0, nth पार्ट में B डेल LN cos 0, और इक्वालिटी के साथ हमने लिख दिया म्यू नॉट I लिख दिया।
बी को 1 का नंबर क्यों नहीं दिया, 2 का नंबर, 3 का नंबर क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये सारे टुकड़े जो हैं ये वायर इनके बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है और ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, वायर से इक्वल जो है वो डिस्टेंस के ऊपर सारे जो टुकड़े हैं। तो इन सारे टुकड़ों पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसकी शिद्दत है वो सेम है। तो इसलिए हमने बी की वैल्यू चूंकि हर टुकड़े के लिए सेम है उसको हमने नंबरिंग नहीं दी, बी का हमने बी लिखा है, इसको सबके लिए सेम है, बी डेल L1 cos 0, बी डेल L2 cos 0 अप टू सो ऑन। cos 0 पे 1 होता है, हमने 1 लिख दिया, इधर भी 1 लिख दिया, इधर भी 1 लिख दिया, सारे cos 0 की जगह पर 1 लिख दिया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी डेल L1 cos 0 की वैल्यू जो 1 थी उससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बी डेल L1 आ जाएगा। बी डेल L2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही रह जाएगा, बी डेल L3 भी ऐसे आ जाएगा, आखिरी वाला बी डेल LN वो भी वैसे ही आ जाएगा, म्यू नॉट आई वैसे ही आ गया। बी कॉमन ले लें, बी हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया और इधर आ गया डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3 अप टू सो ऑन डेल LN। अब ये पहले टुकड़े की लेंथ जमा दूसरे टुकड़े की लेंथ प्लस तीसरे टुकड़े की, सारे टुकड़ों की लेंथ को जमा किया तो हमारे पास इस पूरी लूप की लेंथ आ गई। ये लूप सर्कुलर फॉर्म है तो इसका मतलब सर्कल की लेंथ आ गई। सर्कल की बाउंड्री लेंथ को हम सरकमफेरेंस कहते हैं, सर्कल की बाउंड्री लेंथ को सरकमफेरेंस कहते हैं और इसका फॉर्मूला है 2 पाई r। तो हमने कहा चूंकि ये सारे टुकड़े जमा होकर सर्कल की लेंथ के बराबर हैं तो उसका फॉर्मूला 2 पाई r के बराबर होता है, तो हमने 2 पाई r उसका फॉर्मूला लिख दिया। Here r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड करनी थी तो ये 2 पाई r इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड हो गया। यहाँ पर r भी लिखना था, गलती से नहीं लिखा गया, ये वाला r यहाँ पर लिखना था 2 पाई r। अच्छा, अब उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि एम्पेयर्स लॉ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो फर्ज करें ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, इसमें से बहुत सारी तारें निकल रही हैं लेकिन एक वायर जो है उसमें से करंट 200 एम्पेयर पास कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक पोल की ये जो वायर है ये ज़मीन से 10 मीटर की बुलंदी पर है। कह रहा आप ये बताएं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से ज़मीन पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो सबसे पहले तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उससे गुजरती हुई एक क्लोज एम्पेरियन लूप हमने ड्रॉ की, सर्कुलर लूप। अब इस सर्कुलर लूप का रेडियस बराबर होगा हाइट के, क्योंकि वायर सेंटर पे है और ये सर्कल इसको घेरे हुए है। तो हमने कहा रेडियस बराबर है हाइट के और उसकी वैल्यू 10 मीटर है। अब फॉर्मूला जो हम ड्राइव कर चुके हैं वो है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई r, वो हमने लिख दिया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई r। म्यू नॉट की जगह पर उसकी वैल्यू 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻7 लिख दी। आई की जगह पर आई म्यू नॉट कांस्टेंट है, पहले इसकी वैल्यू मैं बता चुका हूँ ऊपर। आई करंट की वैल्यू है 200 एम्पेयर है, यहाँ पे लिख दी 200 और 2 पाई वैसे ही लिखा। आर की जगह पर हमने 10 लिख दिया। अब 10 का ये 0 इस 0 से कट गया और ये पाई इस पाई से कट गया। 2 1 द 2, 2 10 द 20। अब ये 10 बचा, 10 4 से मल्टीप्लाई हुआ 40 आ गया, क्रॉस 10⁻⁻7। पॉइंट को एक दर्जा मूव करवाएं तो 10 की पावर एक प्लस हो जाएगी। तो 4.0 क्रॉस 10⁻⁻7 था, उसमें एक प्लस हुआ तो -6 हो गया। तो ये हमारे पास इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। ये न्यूमेरिकल था, आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में ये 5वां न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल मैंने क्यों सॉल्व करवाया, ये कैलकुलेशन आपकी बुक में नहीं है, ये वाली कैलकुलेशन ये क्यों सॉल्व करवाई ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे हम एम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं। तो एक एग्जांपल कल भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको गौर से देखिएगा, जो ना समझ आए क्वेश्चन कीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़रूर समझ आएगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।